नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। गजा के लिए शांति प्रस्ताव तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे सामने रखा गया है। गेंद अब हमास के पाले में है। अगर हमास ट्रंप के प्रस्ताव को मंजूर करता है तो 72 घंटे के अंदर ही गजा में जंग रुक जाएगी। इस प्रस्ताव में हमास का पूरी तरह से सफाया तय किया गया है, तो ईरान को भी किनारे लगाने की कोशिश की गई है। ऐसे में यह प्रस्ताव मंजूर हो पाएगा, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन प्रस्ताव अगर हमास ने मंजूर किया तो गजा का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि गजा के अंदर ही बफर जोन बनाया जाएगा जिसमें फलस्तीनी भी नहीं आ सकते। फिर भी कहा जा रहा है कि गजा में शांति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। तो क्या गजा में 72 घंटे के अंदर बंद होगी जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति ट्रंप की डेमोक्रेट्स के साथ बैठक बेनतीजा। अमेरिका में कुछ दिन बाद लग सकता है शटडाउन। उपराष्ट्रपति वेंस बोले, डेमोक्रेट्स सरकार को ठप नहीं कर सकते। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उग्र हुआ प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। पाकिस्तान सरकार को पीओके की आजादी की मांग जोर पकड़ने का सता रहा डर। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन। मेडागास्कर में सरकार हुई भंग। महंगाई बेरोजगारी से परेशान थे युवा। और चलते चलते में देखेंगे न्यूजीलैंड में पक्षियों के अजीबोगरीब चुनाव को। बर्ड ऑफ द ईयर चुनने के लिए लगी भीड़। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क के मेयर एडम्स चुनावी रेस से हटे। भ्रष्टाचार के आरोप, गिरती लोकप्रियता और फंड की कमी के चलते फैसला। अब भारतवंशी जोहरान ममदानी फ्रंट रनर। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट सर्विस की बंद। मोबाइल नेटवर्क भी ठप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनैतिकता रोकने के लिए लिया गया फैसला। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अंतरिम सरकार ने शुरू की जांच। घरों में जले नोटों के वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन से ओली सरकार का हुआ तख्ता पलट। इंसाफ मांगने वालों पर गोलियां चलवा रहे यूनुस सरकार पर फूटा अवामी लीग का गुस्सा। बांग्लादेश में आदिवासी नाबालिग के उत्पीड़न पर भड़की है हिंसा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नोबेल प्राइज के लिए अंतिम दांव खेल दिया है। गजा में सीज फायर के लिए ट्रंप ने एक फॉर्मूला सामने रखा है, जिसे इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने मंजूर भी कर लिया। हमास को 72 घंटे का समय दिया गया है। अगर हमास इसे मंजूरी दे देता है तो गजा में सीज फायर हो जाएगा। हमास की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब तक जितने भी प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से रखे गए हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जा रहा है। ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से ही कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्मिन अल थानी को फोन लगाया और 9 सितंबर को दोहा पर किए गए हवाई हमले को लेकर माफी मांगी। ट्रंप के सामने थानी से फोन पर बात करते हुए इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो कतर की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। दरअसल ट्रंप को गजा सीज फायर प्लान को सफल बनाने के लिए कतर की जरूरत है, और कतर ने इजराइल के हमले के बाद हमास के साथ मध्यस्थता कराने से इनकार कर दिया था। इसलिए ट्रंप के दबाव के चलते नेतन्याहू को थानी से माफी मांगनी पड़ी, और इसके बाद अब कतर एक बार फिर से हमास के साथ बातचीत में शामिल होने को तैयार दिखाई दे रहा है। ट्रंप की तरफ से जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया गया है, कतर ने उसका समर्थन भी कर दिया है। ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें साफ है कि हमास अगर प्रस्ताव को नहीं मानता है तो भी यह प्रस्ताव लागू हो सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव इस क्षेत्र में ही लागू होगा जहां इस समय इजरायली सेना का कब्जा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन जगह इजरायली सेना का कब्जा है वहां से पहले से ही फलस्तीनियों को हटा दिया गया है। इस 20 सूत्रीय योजना में जो मुख्य बिंदु शामिल है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसमें युद्ध विराम योजना पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद 72 घंटे के अंदर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस किया जाएगा। वर्तमान में मौजूद हर बंधक के बदले इजराइल 15 गजा वासियों को रिहा करेगा। गजा को सशस्त्र समूहों यानी हमास से मुक्त किया जाएगा और ये आगे पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। समझौता होने के बाद लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी। इजरायली सेनाएं पीछे हट जाएंगी और बंधकों की व्यवस्था शुरू होगी। हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ते हैं और अहिंसा की शपथ लेते हैं, उन्हें माफ किया जाएगा। जो गजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गजा के लिए मदद बढ़ाई जाएगी। इससे बिजली, ईंधन, अस्पताल सेवाएं, खाद्य उत्पादन, मलबा हटाने और सड़क मार्ग से पहुंच उपलब्ध होगी।
राफा क्रॉसिंग को नई शर्तों के साथ फिर से खोला जाएगा। युद्ध के बाद गजा के रोजमर्रा के शासन के लिए एक अस्थायी शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड फलस्तीनी प्राधिकरण में सुधार होने और शासन को सुरक्षित करने में सक्षम होने तक पुनर्निर्माण के लिए धन और प्रबंधन करेगा। इस प्रशासन में अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप होंगे। टोनी ब्लेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इस योजना को पूरा करने में मदद करेंगे। इसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों का पालन करेगा। ट्रंप की टीम मध्य पूर्व के सफल सिटी प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर एक विकास रणनीति तैयार करेगी। इसमें गजा के लिए जरूरी पिछले वैश्विक आर्थिक सुधार प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। अनुकूल टैरिफ और बाजार पहुंच के साथ एक विशेष व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। गजा के पुनर्निर्माण में निवेश करने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और वैश्विक मान्यता होगी। गजा में सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। गजा के अंदर मौजूद सभी हथियारों को जमा किया जाएगा और उन्हें निगरानी में हटाया जाएगा। सुधारों के पूरा होने के बाद फलस्तीन पूरी तरह से राजनीतिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां संभालेगा। ट्रंप की इस योजना के समर्थन में 8 मुस्लिम देश भी सामने आ गए हैं। उनकी तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इस बयान में इन देशों ने कहा है कि वे समझौते को अंतिम रूप देने और उसे जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका और संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की पुष्टि करते हैं। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल है। ट्रंप की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि अगर हमास इस योजना को नहीं मानेगा तो फिर अमेरिका उस पर हमला भी कर सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे शटडाउन की तरफ बढ़ते अमेरिका की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। 30 सितंबर यानी आज अमेरिका में शटडाउन लग सकता है, जिसका मतलब होगा केवल जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, बाकी सभी सर्विसेज ठप हो जाएंगी, सरकारी कामकाज ठप हो जाएंगे। गैर जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। यानी अमेरिका आर्थिक तौर पर मुश्किल में फंस जाएगा, क्योंकि ट्रंप विपक्षी दल डेमोक्रेट्स को मनाने में नाकाम रहे। दरअसल अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में अस्थायी फंडिंग बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल को पारित करवाने के लिए ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का ही समर्थन काफी नहीं है। सीनेट में उन्हें डेमोक्रेट्स के सांसदों से भी सहयोग की जरूरत है, लेकिन डेमोक्रेट्स अपनी कुछ मांगों को लेकर बिल में बदलाव चाहते हैं और इसीलिए वो इसे समर्थन नहीं दे रहे। उनकी मांग है कि किसी भी अल्पकालिक बिल में खत्म होने वाले स्वास्थ्य लाभों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जबकि रिपब्लिकन सांसद पहले जैसे ही फंडिंग की नीति को जारी रखने के पक्ष में है। हालांकि पहले तो ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर समर्थन के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका में शटडाउन लग गया तो इसके लिए जिम्मेदार डेमोक्रेट्स ही होंगे। और जब उनका ये दांव भी काम नहीं आया तो अपनी तरफ से सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए ट्रंप ने दोनों दलों के सांसदों के साथ बैठक की। इसके बावजूद वो डेमोक्रेट्स को मनाने में कामयाब नहीं हुए। बैठक के दौरान डेमोक्रेट्स ने अपनी मांग पर जोर दिया। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी कि अगर तय समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो अफोर्डेबल केयर एक्ट की सब्सिडी खत्म होने से 2 करोड़ 4 लाख अमेरिकियों की स्वास्थ्य लागत बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सेवा पर लगातार हमला करने और उसे खत्म करने की रिपब्लिकन योजना को स्वीकार करना हमें मंजूर नहीं है। ट्रंप की बैठक भी जब बेनतीजा रही तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस गतिरोध को बेतुका बताते हुए कहा कि आप सरकार को ठप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स के पास कुछ विचार थे जो उन्हें और राष्ट्रपति को हकीकत में सही भी लगे, लेकिन उन विचारों को सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल करना और सरकार को बंद करना सही नहीं है। मुझे लगता है कि हम शटडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका में शटडाउन हो। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ऐसे दौर से गुजर चुका है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कुछ ही दिनों में सुलझ गए। सबसे लंबा शटडाउन ट्रंप के ही पिछले कार्यकाल में चला था, जो सीमा दीवार विवाद के कारण 35 दिनों तक चला था। और इस बार ट्रंप जिस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, भले ही पूरी अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर आई हो, हिंसक प्रदर्शन हुए हो, कोर्ट ने भी उनके कई फैसलों पर रोक लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद ट्रंप अपने फैसलों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में इस बार क्या वो सरेंडर करेंगे या ये शटडाउन कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो बलूचिस्तान के बाद पीओके में भी आजादी की मांग जोर पकड़ सकती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे लेकर पहले से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है, और अब पीओके की जनता में भी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
पीओके की अवामी एक्शन कमेटी यानी एएसी की अपील पर पूरे इलाके में दुकानें, बाजार और सड़कें बंद कर दी गई। मोटरसाइकिल मार्च से लेकर मशाल जुलूस तक तरह तरह से लोगों ने अपना विरोध जताया, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन तब उग्र हो गया जब वहां पाकिस्तानी सेना की एंट्री हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बल प्रयोग किया, गोलियां चलाई। पाकिस्तानी आर्मी के साथ आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हथियारबंद लोगों ने भीड़ पर सीधी गोलीबारी कर दी, जिससे गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सेना के खिलाफ "हम तुम्हारी मौत है" जैसे नारे लगाए। हजारों लोग कोटली, रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में आजादी और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी ये पूरा क्षेत्र ही हिंसा की चपेट में आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए भारी सुरक्षा बलों को भी तैनात किया है। इलाके में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। पीओके में पत्रकारों और टूरिस्ट की एंट्री बैन कर दी गई है। लोकल रिपोर्टर्स को भी न्यूट्रल कवरेज करने से रोका जा रहा है। सरकार को डर है कि यह प्रदर्शन आजादी की मांग में बदल सकता है। पहले से ही बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है और अब अगर पीओके में यही आवाज गूंजती है तो यह पाकिस्तान के लिए डबल अटैक साबित हो सकता है। दरअसल पीओके की जनता पाकिस्तानी प्रशासन से खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। ऐसे में लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान से कुल 38 मांगे की हैं, जिनमें पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म करने की मांग, बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए, आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग शामिल है, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं। और अब जो हालात बने हुए हैं उससे साफ है कि पीओके की जनता अपनी मांगे मनवाए बिना शांत नहीं बैठेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार कैसे इन हालात पर काबू पाती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे एक और देश में हुए तख्ता पलट की। तो युवाओं ने हाल ही में नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पीएम केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और अब ऐसा ही एक नजारा एक और देश में देखने को मिल रहा है, और वो देश है अफ्रीका का मेडागास्कर। मेडागास्कर में यही हालात बने हुए हैं। युवाओं के विरोध प्रदर्शन और गुस्से के चलते सरकार गिर गई। मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट पर मौजूद एक द्वीपीय देश है। बिजली और पानी युवाओं के लिए यहां बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। इसके साथ ही युवा बेरोजगारी, महंगाई और इन बुनियादी सुविधाओं की कमी से काफी परेशान थे, जिसके चलते अब वो सड़कों पर उतर आए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मुख्य विश्वविद्यालय में जमा होकर राष्ट्रीय गान गाया और फिर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। प्रदर्शन तेज होता गया, उसने हिंसा का रूप ले लिया। इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। प्रदर्शन के चलते आम जनजीवन पटरी से उतर गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद सरकार को भंग कर दिया। हिंसा के बाद राष्ट्रपति राजोइलिना ने जनता के गुस्से को स्वीकार किया और अपनी सरकार की विफलताओं के लिए माफी भी मांगी। राष्ट्रपति ने सरकार भंग करने का ऐलान करते हुए अशांति के दौरान नुकसान झेलने वाले व्यवसायों की मदद के लिए उपाय करने का वादा भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के साथ बातचीत से मुद्दों का हल निकालने की बात कही है। सरकार की नीतियां लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और इसलिए युवा आबादी देश में बदलाव चाहती है। मेडागास्कर में अशांति को देश के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इससे पहले और भी कई देशों में इस तरह के हालात देखे गए। बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में युवाओं के प्रदर्शन के चलते सरकार गिर गई और अब यही हालात मेडागास्कर में बने हुए हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त मेडागास्कर पर बनी हुई हैं। देश में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पक्षियों के इलेक्शन और बर्ड ऑफ द ईयर की। तो जरा सोचिए, एक ऐसा चुनाव जहां उम्मीदवार इंसान नहीं बल्कि पक्षी हो। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। न्यूजीलैंड में हर साल होने वाला बर्ड ऑफ द ईयर इलेक्शन दुनिया का सबसे अजीबोगरीब इलेक्शन माना जाता है। यह सिर्फ मजे या हंसी मजाक के लिए नहीं होता, बल्कि देश के विलुप्त हो रहे मूल पक्षियों पर सबका ध्यान खींचने का यह एक प्रमुख तरीका है। लेकिन इस साल के नतीजे ने सबको शॉक कर दिया। इस दिलचस्प जंग का विजेता बना एक खूंखार शिकारी पक्षी, जिसे काकारेया या फैल्कन कहते हैं। यह वही पक्षी है जो तोता, मैना और छोटे राइवल पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेता है।
फॉरेस्ट एंड बर्ड संरक्षण ग्रुप की तरफ से आयोजित इस वोटिंग में इस बार 75,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया और अकेले काकारेया को 14,500 से ज्यादा वोट मिले। इस चुनाव में प्रचार का तरीका भी बेहद अनोखा होता है। क्योंकि पक्षी खुद तो वोट नहीं मांग सकते, इसलिए उनके सपोर्टर्स उनके लिए मीम्स बनाते हैं, पक्षियों का कॉस्ट्यूम पहनकर नाचते हैं और अनोखे स्टाइल में वोट मांगते हैं। गौरतलब है कि काकरेयाबाज 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ने वाला एक शिकारी पक्षी है। हालांकि बिजली के तारों और जंगल कटने के कारण अब इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी संख्या केवल 5,000 से 8,000 के बीच ही बची है और इसलिए इस पक्षी की जीत ने इसके संरक्षण की ओर तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया। संगठन का कहना है कि इस चुनाव का असली मकसद विलुप्त होने के संकट से जूझ रहे नेटिव पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।